Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the last part of President chapter 17th. Okay, so this is 17th.6. So make sure that you have also watched my previous videos. They are equally important on Indian polity. The reference I have taken from the Lakshmikant book, M. Lakshmikant. It is a very important book as far as the UPSC is concerned. ठीक है, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो पता ही होगा एंड अगर स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप बिहार, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल या फिर किसी भी स्टेट का, कर्नाटक, केरल, असम, कहीं से भी है आप और किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आपको आपके टाइम सेविंग में बहुत हेल्प करेंगे बिकॉज टाइम्स is one of the very scarce resource of UPSC. As far as UPSC preparation is concerned, टाइम नहीं मिलता है लोगों को. देन मैं बताना चाहूँगा कि PDF विल ऑल्सो बी अवेलेबल एट द लास्ट. जब मैं वीडियोज़ की सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा तो PDF आपको दे दूँगा सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं उनका इंटरव्यू सुनना, कभी क्या कहना होता है दैट मेनी रिसोर्सेज आर नॉट नेसेसरी. लॉट ऑफ रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ने, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया एंड पढ़ के फेंकते जा रहे हो किताब को. ऐसे किताबों का एकदम जत्था बना दिया आपने. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास लिमिटेड, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड दे बेसिकली मल्टीप्लाई. उसको क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं. फॉर रिवीजन आई थिंक नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो नोट के तौर पे आपको PDF मिल रहा है. सो आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज़ महज एक मेरा प्रयास है कि आपको सबको हेल्प मिल सके बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक दिल्ली आना एंड UPSC की क्लासेस लेना, इट इज़ टू कॉस्टली एंड इट इज़ वर्थलेस. कि आप इतने दूर से कहीं से भी मान लो हो, आप आ रहे हो यहाँ पे एंड इतना सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वही क्वालिटी की चीज़ अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो क्या आपको प्रॉब्लम है. मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए एंड डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब. तो यार अभी किस बात की देरी है, अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़. दिस इज़ एन रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम पुटिंग माई सोल इन टू दिस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड ऑल्सो सपोर्ट मी. सो let's begin. If you are new to this channel then definitely you should subscribe. In this lesson we will be learning about the constitutional position of the president, which is again very important. But as far as the position of the president is concerned, it is some kind of nominal only. So the real power is not vested in him. So we will see, देखते हैं कैसे. पहला पॉइंट है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा. देखिए हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि अमेरिका है. अमेरिका में क्या होता है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही पावरफुल है. डोनाल्ड ट्रंप है अभी, ठीक है. डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी पावरफुल मैन एज फार एज द कंट्री इज़ कंसर्न एंड वर्ल्ड में भी, बिकॉज अमेरिका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है. ही इज़ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, इनके नाम पे सब कुछ होता है. इज़ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. एक्चुअल पावर, रियल पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में होता है प्रेसिडेंट के पास. लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट है ही इज़ बेसिकली नथिंग बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. बिकॉज हम लोग जो फॉलो करते हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, नॉट प्रेसिडेंशियल. तो मैंने आपको प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री में डिफरेंस बताया था, आई होप यू रिकॉल इट. तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से हमारे प्रेसिडेंट को ओनली नॉमिनल पावर है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. इन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है बट रियल पावर जो है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM के पास. सो दे आर हैविंग द रियल पावर, लॉ मेकिंग, एवरीथिंग. इनफैक्ट प्रेसिडेंट को इनके एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है. तो रियल पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM. तो ओवरऑल किसके पास है, PM के पास. रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेफिनेटली हेडेड बाय PM बिकॉज PM इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये बात है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए समराइज़ किया था एक्चुअली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है प्रेसिडेंट का है क्या. तो इनकी समरी मैंने निकाली तो मुझे जो पॉइंट दिखे वो उसमें पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट बोला कि डेफिनेटली ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट.
ये स्टेट के हेड हैं, इन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है, बट नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इन्होंने बोला कि नहीं, ये एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं है। डेफिनेटली आप प्रोविजन से देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हेडेड बाय पीएम, तो ये नहीं है। एंड ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डजंट रूल द नेशन। रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी अगर किसी एम्बेसडर को भेजना हो, रिसीव करना हो, कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, तो डेफिनेटली इट इज़ प्रेसिडेंट हु रिप्रेजेंट द कंट्री, रिप्रेजेंट द नेशन, एंड ही इज़ द सिंबल ऑफ नेशन। चाहे स्टेट की ले लो, सेंटर पे ले लो, ही इज़ द सिंबल ऑफ ऑल स्टेट एंड ही इज़ द ओवरऑल सिंबल ऑफ नेशन। तो लेकिन एक्चुअल पावर इनके पास नहीं है। ही रिप्रेजेंट्स द nation but he do not rule the nation. Who rule the nation? So the council of minister headed by PM rule the nation. Next, the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. देखिए, आर्टिकल्स कुछ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियर कर देते हैं प्रेसिडेंट के, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 53। यहाँ पे बोला गया है कि एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो है, इनके पास है, इन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है। जो भी बिल एक्ट बनते हैं लास्ट में इन्हीं का एसेंट होता है, तभी वो जाके एक्ट बनते हैं। बट इनको देना पड़ता है, ऐसे ये अपना एसेंट होल्ड कर सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं, उसके लिए एक्सेप्शनल केसेस में ये अपना एसेंट नहीं देते हैं, बाकी जगह इनको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्जीक्यूटिव पावर तो इनके पास है, सारी चीज़ें इनके पास वेस्टेड है, लेकिन वो ओनली नॉमिनल है। कॉन्टेक्स्ट उसका देखोगे तो एक्चुअल पावर नहीं है वो। एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। तो यहीं पे बोल दिया गया है कि या तो वो क्लियरली खुद ही डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा ये सारे फंक्शन कर सकते हैं, बट इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 है। यहाँ पे कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हमारे कंट्री में होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंड उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द दिस एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब कि देखिए, इनको हेल्प करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए आर्टिकल 74 में बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। वो लोग इनको सहायता करेंगे, इनको परामर्श देंगे, और वो जो परामर्श होगा, ही शुड एक्ट अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। मतलब इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसके अकॉर्डेंस में ही इनको काम होता है। तो क्लियर कट गाइडलाइंस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया है। तो पोजीशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि डेफिनेटली ही इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ओनली। आर्टिकल 74 से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, प्रेसिडेंट को परामर्श देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लोकसभा के ऊपर है। मतलब लेजिस्लेटिव अगर चाहे तो इनको हटा भी सकती है। कई बार आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो क्यों आता है? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर ये लोकसभा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के लोग इनको हटा भी सकते हैं। तो आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है, दिस प्रोविजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इटसेल्फ देखिए, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ की हाउस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनफैक्ट वो जो वहाँ की कांग्रेस है उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, ये अंतर होता है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था अमेंडमेंट। उसने बाउंड कर दिया था कि भाई जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो प्रेसिडेंट को जाएगा वो प्रेसिडेंट के लिए बाउंड होगा, उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते हैं। जो एडवाइस गया उस पर काम करना ही करना है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि मोरारजी देसाई हेडेड गवर्नमेंट जनता
पार्टी की सरकार थी, उसने क्या किया, ऑथराइज कर दिया प्रेसिडेंट को टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर। मतलब पहले रिकंसीडर के लिए वो नहीं भेज सकते कोई भी मैटर जब जाता था उनके पास, लेकिन अब क्या हो गया कि मान लो कोई बिल है दोनों सदनों में पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो अब वो इस अमेंडमेंट के बाद अब वो उसको रिटर्न भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई आप इस पर फिर से विचार कीजिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर से विचार कीजिए। लेकिन जब मान लीजिए वो रिकंसिडरेशन के लिए जाता है एंड फिर से उसको वो लोग पास कर देते हैं विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तब क्या होता है, ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो जब दोबारा से आएगा तो जो भी रिकंसिडरेशन के बाद जैसा जाएगा वैसा ही उनको अपना एसेंट देना पड़ेगा। लेकिन चलो एक बार ये वापस तो भेज सकते हैं, ऐसा ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो, जैसे कि अक्टूबर 1997 में क्या हुआ कि कैबिनेट ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, KR नारायणन थे उस समय प्रेसिडेंट, कि आप एक काम कीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, जो कि लगता है अंडर आर्टिकल 356 उत्तर प्रदेश में। तो प्रेसिडेंट ने इस जो रिकमेंडेशन था इस मैटर को रिटर्न कर दिया फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट। बोला कि नहीं आप इसको फिर से देखिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद जब ये वापस गया कैबिनेट के पास, तो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे इसको रोक दिया गया। तो प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ और बीजेपी लेड जो सरकार थी उस समय कल्याण सिंह की, वो बच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सितंबर 1998 में। सितंबर 1998 में भी KR नारायणन ही प्रेसिडेंट थे। उन्होंने रिटर्न कर दिया ए रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट दैट साउथ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार में प्रेसिडेंट रूल के लिए एक रिकमेंडेशन भेजा था इन्होंने प्रेसिडेंट के पास, लेकिन इसको इन्होंने रिटर्न कर दिया। लेकिन फिर से कुछ मंथ के बाद कैबिनेट ने इसको सेम री एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि नहीं सर ये लगाना ज़रूरी है, इसको आप री एडवाइस कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा बिहार में, और ये लगा था फरवरी 1999 में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब दोबारा भेज दिया जाएगा कैबिनेट के द्वारा, तो उस समय उस एडवाइस को फॉलो करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, उसको वो मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट डिस्क्रिशन इनके पास नहीं है कि अपने आप ही काम कर सके, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बन जाता है जिसमें प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे काम करते हैं, यानी कि किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM के एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्या केसेस है, तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ PM व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। जब भी इलेक्शन होता है उसमें किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं है या फिर कोलिशन बन रहा है, तो उस केस में ये इनके पास पावर है कि PM को ये अपॉइंट कर सकते हैं जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो ये इनके पास एक डिस्क्रिशन है, एक पावर है जो खुद से यूज करते हैं ये। देन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली। मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और ऑल ऑफ अ सडन ही डाइज एंड कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है उनका, कोई निकल के नहीं आ रहा है जब PM बन सके, वैसे केस में भी ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं नए प्रधानमंत्री का अपनी मर्जी से। देन डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाता है कभी भी व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और वहाँ पे फेल हो गए ये लोग, या फिर बजट पेश किया इन्होंने और फेल हो गए। ऐसे केस में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इनका ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब कि इनको डिसमिस कर दिया जा सकता है। और डिसमिस कौन करेगा, ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, दैट इज़ हिज डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। तो जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लॉस कर देते हैं लोकसभा में, तो ये डिज़ोल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है कि लोकसभा को ये भंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। प्रेसिडेंट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है नहीं, कुछ डिस्क्रिशन वाले पावर हैं वो सिचुएशनल हैं, एंड वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है नहीं, यही निकल के आता है। स्ट्रॉन्ग कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। प्रेसिडेंट यहाँ पे ओवर होता है, वाइस प्रेसिडेंट अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।